हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज हम सबसे पहले फाइनेंशियल सिस्टम के साथ रिलेटेड जो हमने चीज़ें पढ़ी थी उसमें जो भी यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 टू 2019 उनको डिस्कस करना शुरू करेंगे। इन क्वेश्चंस अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि यूपीएससी के क्वेश्चंस ही हम क्यों ले रहे हैं। सो दे सर्व एज अ वेरी मच ऑफ अ बेंचमार्क कि एक टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पीसीएस के पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर अगर आप देखें तो वहां पे हमारे पास कुछ ही साल का रेफरेंस पॉइंट है, लेकिन यूपीएससी में पूरे 20 साल का रेफरेंस पॉइंट है। इस वजह से एग्जॉस्टिवली सारे क्वेश्चंस करीब करीब डील हो जाते हैं और आपने भी ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए यही फील किया होगा। तो चलो शुरू करते हैं एज इट इज क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑफ, ये प्रीलिम्स 2019 के क्वेश्चन सबसे पहले अलाइंड है, जो कि हमने कल भी आपसे डिस्कस किया था, बात की थी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। अब एसेट्स जब हम बात कर रहे थे तो ये वो पार्ट है जहां से बैंक की कमाई होती है ना। तो कोई लोन या एडवांस जब बैंक देगा तो उसकी कमाई होगी, वहां से इन्वेस्टमेंट करेगा तो भी कमाई होगी, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस अगर किसी को देगा तो भी कमाई हो सकती है। लेकिन जो डिपॉजिट्स हैं उस पे तो बैंक को इंटरेस्ट खुद देना पड़ेगा, तो वो तो एसेट्स की बजाय वो क्या हो गया, नॉट इंक्लूडेड दिखना है तो लायबिलिटी हो गया। सो दैट्स व्हाई डिपॉजिट्स इज द आंसर बिकॉज दिस इज एसेंशियली ए लायबिलिटी। ठीक है जी, ओके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सबका पहला आंसर ठीक रहा होगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखो जरा क्या आता है आपका। सो द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर है बी, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पॉपुलेशन। देखो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट का कंसर्न क्या था, दोबारा से समझिए कि लेट्स से हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर अगर कोई भी एक पैसा या एक रुपया नया जाता है, let's say new 1 rupee entered our banking system. Now what happens? This bank will be having to keep certain amount of reserve requirements. जैसे हमने पढ़ा है SLR, CRR, तो वो रिजर्व रखना पड़ेगा। वो कितना है, लेट्स से दोनों मिला के 20% आता है, तो 20% रिजर्व रखने के बाद बाकी का पैसा वो फर्दर लेंडिंग कर सकता है, तो 80 पैसे लेंड कर सकता है वो। ठीक है, अब ये जो लेंड किया है ये भी तो किसी बैंकिंग सिस्टम का पार्ट ही बन गया ना, ये भी तो किसी के बैंक अकाउंट में गया। तो ऐसी दो ट्रांजैक्शंस के अंदर अब वो 1 रुपए के कितने बन गए, 1 रुपए 80 पैसे बैंकिंग सिस्टम के अंदर, है ना। अब इस 80 पैसे में से भी कुछ 20% के आसपास उनको फिर से रिजर्व रिक्वायरमेंट रखना पड़ेगा दूसरे बैंक को। ठीक है, तो लेट्स से 16 पैसे अब रखे और बचे हुए कितने रह गए जी, बताओ जरा चैट में। 64 पैसा। So now 64 पैसा again can be lent into another bank's account. ठीक है, तो अब कितने बन गए, 1 रुपी 80 पैसा एंड 64 पैसा। इस तरह से ऐड होते चले जाएंगे। इसी से मनी जो है वो मल्टीप्लाई होता रहता है। डाला 1 रुपया था, लेकिन हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर ये रिजर्व रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया फिल करते करते 1 रुपया जो है वो करीब करीब 6 रुपए के बराबर आ जाता है। सो दिस इज द मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट कि रिजर्व रखने के बाद आगे बैंक फर्दर लेंडिंग करता जाए, आना तो वो भी बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही है। जब पूरा ऐड करेंगे तो इस तरह से चलेगा। ठीक है, इसमें जो की एस्पेक्ट है वो रिजर्व रिक्वायरमेंट है। और इसमें अब क्या है कि देखिए इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशो, उससे तो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट कम हो जाएगा क्योंकि हमारा रिजर्व बढ़ जाएगा, आगे देने के लिए पैसे कम हो जाएंगे। तो हमने तो ये देखना है कि मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट इंक्रीज किससे करता है। ठीक है, फिर तीसरा देखो इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इससे भी क्या होगा, अंदर जो बैंक में पैसे रखने पड़ेंगे वो बढ़ जाएंगे और आगे आप कम दे पाएंगे। फिर इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बात तो यहाँ पैसे की हो रही है, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट की। इसीलिए हमारे पास आंसर बचा क्या, बी, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। The chairman of public sector banks are selected by, याद है इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष। सो इंद्रधनुष के अंदर मैंने जो नोट्स आपको दिए थे वहां पे लिखा है कि 7 डायमेंशनल रिफॉर्म्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स हमने कैरी आउट करने थे। उन 7 डायमेंशनल रिफॉर्म्स के अंदर वन ऑफ द रिफॉर्म्स इज बैंक बोर्ड ब्यूरो विच विल बी सिलेक्टिंग द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ताकि वो जो पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट्स हैं वो सब ठीक हो जाएं और जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है वो बन पाए। तो दैट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोजेक्ट इंद्रधनुष। ठीक है, तो आपके नोट्स में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, उसको पढ़ना है ध्यान से।
Then the service area approach was implemented under the purview of. So we studied lead bank scheme and we also studied Gadgil study group, है ना, जिसने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट एज अ सर्विस एरिया आपने यूटिलाइज करना है. Yes, so Gadgil study group was the group which said कि you should use district as the unit of operation for anything. So इसलिए लीड बैंक स्कीम ने इस पर्टिकुलर चीज को लेके आया था. देखो पुरानी कितनी है लीड बैंक स्कीम, और 2019 में भी उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. ठीक है. Then I have marked all this question as red because this was purely out of current affairs. Now, Reserve Bank of India's recent directive relating to storage of payment system data, popularly known as data diktat command. We discussed this in one of our lectures. The payment system providers that, so इसमें क्या था जी? They shall ensure that entire data relating to payment systems operated by them are stored in systems only in India. Only in India was the key thing here. And that's why the answer to this particular question is A. Okay. Next. Question number next is which of the following is issued by registered foreign portfolio investor to overseas investors who want to be a part of Indian stock market without registering themselves directly? So this is participatory note. इसका सिस्टम क्या चलता है? अब देखिए, इंडिया के जो स्टॉक मार्केट्स है ना, उसके अंदर डायरेक्टली कोई भी बाहर से फॉरेनर जो है पैसा नहीं डाल सकता. सो दे हैव टू हैव अ सर्टेन सिस्टमैटिक रूट थ्रू विच दे कैन पुट इन मनी. दिस सिस्टमैटिक रूट इज गवर्न्ड बाय सेबी. सो फर्स्ट, लेट्स से यू आर मे बी एन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर, or maybe a foreign portfolio investor. Okay, so these are the two categories in general. Within foreign portfolio investor, there can be participatory notes or there can be qualified foreign investors. Okay, so इस तरह का एक सिस्टम बनाया जा सकता है. और ये लोग फिर अगर लेट से किसी फॉरेनर ने पैसा जमा कराना ही है, either he should be a qualified foreign investor or he should be having a participatory note with the FPI. Let's say foreign portfolio investment को आप कैसे सोच सकते हो कि एक कंपनी है जो फॉरेन में है, जो इंडिया में इन्वेस्ट करती है और उसकी सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन हो चुकी है. अब अगर वो चाहे तो फॉरेनर्स जो वहां पे बैठे हैं, जो उसके देश में है, उनका पैसा लेके आगे इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है. जैसे जितना पैसा लेगी तो उनको एक पार्टिसिपेटरी नोट इशू कर देगी कि हाँ जी, मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट लेट्स से 100 रुपए है, उसमें से 20 रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये लो 20 रुपए का पार्टिसिपेटरी नोट. तो इस तरह से ये सिस्टम चलेगा. ये पार्टिसिपेटरी नोट्स जो है, इसको हमने एक्सटर्नल सेक्टर के चैप्टर के अंदर जाके पढ़ना है. ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, दिस विल बी स्टडिंग अंडर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन एक्सटर्नल सेक्टर. तो वहां पे ये ज्यादा डिटेल में हम करेंगे. यहाँ पे आपको सिर्फ इसका फैक्चुअल आंसर याद रखना है, पार्टिसिपेटरी नोट्स. ठीक है. ऑल्दो ये कैपिटल मार्केट का पार्ट है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में इसको ज्यादा क्लियरली पढ़ने को मिलता है हमें जब हम एलपीजी का सिनेरियो और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पढ़ते हैं इंडिया की. So don't worry about this question right now. Worry about it once we are done with the external sector chapter. Okay. Which one of the following is not the most likely measure the government or RBI takes to stop the slide of Indian rupee? अब ना इसमें नॉट बड़ा छुपा सा हुआ, बड़ी स्टेटमेंट है, तो ध्यान से देखना है. मतलब रुपया गिर रहा है और कौन सा मेजर जो है वो गवर्नमेंट या आरबीआई नहीं लेगा. ठीक है. तो वो क्या होगा जी? फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. क्योंकि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के चलते हुए अल्टीमेटली रुपी सप्लाई या मनी सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर, और इससे तो क्या होगा, अब किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड ओवर सप्लाई. सो इफ द सप्लाई ऑफ रुपी इंक्रीजेस, द प्राइस ऑफ रुपी विल डिक्रीज. तो यही एक कोर सा रीजन था और ये इसका इस तरह से आंसर है. नेक्स्ट चलते हैं. डिबेंचर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी आर इट्स. तो डिबेंचर का मतलब क्या था? इट्स अ डेट इंस्ट्रूमेंट, हमने बात की थी. तो आगे ये डिबेंचर जो थे कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल भी हमने बात की थी. तो दे आर एसेंशियली दी क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. तो बेसिकली कर्ज देने वाले हैं. जब कोई कंपनी डिबेंचर इशू करेगी तो एक तरह से लोगों से कर्ज ले रही है. ठीक है जी. सो बेसिकली द डिबेंचर होल्डर्स जो कि उसका कर्ज देने वाले हुए. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 2004 का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का. सो द नेशनल हाउसिंग बैंक is the apex institution of housing finance in India, was set up as a wholly owned subsidiary of RBI. बिल्कुल ठीक है. एक बार मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि इसकी जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है वो टोटल गवर्नमेंट को दे दी गई थी. अब दोबारा करंट अफेयर्स में ये है
that its ownership has been given back to the RBI. The whole regulation is basically with the RBI. Okay. दूसरा, SIDBI और Small Industries Development Bank was established as a wholly owned subsidiary of IDBI. Yes, very much. आज भी वहीं पे है. So दोनों statements ठीक हैं जी हमारे पास. Answer is both 1 and 2. ठीक है. सिडबी के बारे में हम पर्टिकुलरली इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जहां पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आती हैं, वहीं पे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का टॉपिक भी पूरी डिटेल में आता है, तो वहां पे इसको हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे. अभी एनएचबी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है. नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड ऑन 26 जनवरी 1950. याद है हमने सेंट्रल बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट की बात की थी, तो वो तो इस डेट का थोड़ी ना, वो तो 1948-49 का है ना. तो इसलिए ये डेट गलत है, इसलिए पहली स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत है. आगे देखिए, द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हैंडल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. नो, इट इज एसेंशियली द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स which handles the borrowing program, कि कितना गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट क्रिएट करना है, किस तरह से बोरोइंग करनी है, कहां से करनी है, बैंकों से लेना है या आरबीआई से लेना है ना. ये सारी चॉइसेस गवर्नमेंट के पास होती हैं. ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये फिस्कल सिस्टम में ज्यादा ध्यान से आएगा. आरबीआई के साथ यूपीएससी ने इसको इसलिए कंबाइन किया ताकि आप सोचना शुरू करो कि नहीं आरबीआई है ना. तो ये इस तरह से नहीं है क्वेश्चन. सो इसका हमारे पास आंसर क्या बना फिर? दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है. आंसर देयरफॉर विल बी डी, नाइदर 1 नॉट 2. मैं चैट में आपके साथ ही बना हुआ हूं, जरा अपने आंसर लिखते जाइए, कमेंट सेक्शन में डालते जाइए अपने आंसर, सो दैट आई कैन नो कि आप में से कितनों के आंसर्स जो हैं वो ठीक हैं. ओके, चलो. इसके बाद हमने आज नया चैप्टर भी शुरू करना है, दैट इज प्लानिंग इन इंडिया. ओके, सो नेक्स्ट इज सेंसेक्स इज बेस्ड ऑन 50 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक्स अवेलेबल ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. एक्चुअली इट इज 30 टॉप स्टॉक्स. कैसे होता है? जो BSE 30 है उसको हम सेंसेक्स बोलते हैं. ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का अपना सिस्टम पड़ा था, और उसके बाद पेड अप कैपिटल का सिस्टम पड़ा था. एक और कैपिटल होती है MCAP, मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि पेड अप कैपिटल से ही बनती है, कि अल्टीमेटली बैंकों के पास या कंपनीज के पास जो है कितना पैसा आया सारे शेयर वगैरह बेच के, एंड पर्टिकुलरली दी normal shares or equity shares, not the preference shares. So MCAP is essentially the equity share which is sold by the company. Yeah, MCAP का full form दोबारा से बता रहा हूं, market capitalization. अब इनमें से कितने इक्विटी शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं, उनको बोल देते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन. फर्दर ऑन ट्रेडिंग के लिए सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल है. जिस कंपनी के जितने ज्यादा अमाउंट ऑफ शेयर्स अवेलेबल होंगे, उतना वो टॉप कंपनीज में आती चली जाएगी इन टर्म्स ऑफ MCAP. ये जो इंडेक्सेस बनते हैं जिसमें लेट्स से BSE 30 लिखा है, सो इट इज अ टॉप 30 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ देयर MCAP. और MCAP के साथ हम एक पर्टिकुलर टर्म लिख देते हैं, फ्लोटिंग MCAP. और फ्लोटिंग लिखने का मतलब क्या है? कि वो मार्केट में ट्रेड हो रहा है. ठीक है. सो फ्लोटिंग MCAP के हिसाब से टॉप 30 कंपनीज विच आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, दे आर कॉल्ड BSE 30. इसी तरह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो टॉप 50 इन टर्म्स ऑफ फ्लोटिंग MCAP कंपनीज हैं, उनको बोलते हैं निफ्टी, NIFT. ठीक है. इसके अगले जो 100 आएंगे उसको बोल देते हैं निफ्टी जूनियर. ओके, सो इट इज द टॉप 30 and this is called Sensex or sensitivity index. हाँ, संवेदी सूचकांक. चलो, for calculating the Sensex, all the stocks are assigned proportional weightage. Yes, this is fine. तो proportional weightage जो है वो floating MCAP के हिसाब से assign हो जाती है. National New York Stock Exchange is the oldest stock exchange in the world. No, not that way. 1700 कुछ में ये बना था, लेकिन इससे पुराना जो एक स्टॉक एक्सचेंज है दैट इज इन एम्स्टरडैम, सो दैट वाज इन 14 समथिंग, है ना. तो सबसे पुराना वहां पे है. सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. पहली और दूसरी स्टेटमेंट ठीक है. सो अपने पास पहली स्टेटमेंट भी गलत है, 30 आते हैं बजाय की 50 के. सो सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास ठीक स्टेटमेंट बनती है. देयरफॉर आंसर हमारे पास क्या आया? A, 2 ओनली. बी केयरफुल. ओके, नेक्स्ट. Consider the following statements. 2006 का क्वेश्चन है, LIC of India is the oldest insurance company in India. Perfectly fine.
देन क्योंकि उन्होंने बोला इंडिया में सबसे पुरानी है, तो इंडिया में वाकई ये सबसे पुरानी है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वाज नेशनलाइज्ड इन 1972 एंड मेड अ सब्सिडरी ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। उल्टा कर दिया उन्होंने एक्चुअली। जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन 1972 एंड वाज मर्ज्ड विद योर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। 3 कंपनियां थी उस टाइम पे, सारी मर्ज करके एक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बना दी गई थी। तो ये जो है गलत फैक्ट है, एनसीईआरटी के अंदर ये स्टेटमेंट दे रखा है। तो अगर इसीलिए मैं बोलता हूँ कि +1 +2 की जो एनसीईआरटीज हैं वो आपने डेफिनेटली पढ़नी है। ओरिएंटेशन लेक्चर के अंदर भी आपको बोला गया है। कई बच्चे कह रहे हैं कि इकोनॉमी पढ़ने में थोड़ा सा ट्रबल आ रहा है, सो उनके लिए फिर से यही गुजारिश है कि एक बार अपनी एनसीईआरटीज काइंडली पढ़ लें। +1 की जो फंडामेंटल्स वाली एनसीईआरटी है वो पढ़नी है, +2 की मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। इनको आप पढ़ेंगे तो इकोनॉमी जो है अब्जॉर्ब भी अच्छे से होगा और पढ़ना अच्छे से आपको आ जाएगा, कोई ट्रबल नहीं आएगी। साथ में ये लेक्चर नोट्स हैं, मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपके लिए अगर आप इतना ही कवर कर लें फॉर पीसीएस एग्जामिनेशन एज वेल एज आईएएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है ना, हमारा अभी कंसिडरेशन जो है वो प्रीलिम्स तक है। देन हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आर लोकेटेड एट चेन्नई। ये बिल्कुल ठीक है, चेन्नई में ही इनके हेडक्वार्टर्स हैं। सो ये जीके का एक्चुअली ज्यादा क्वेश्चन है, हमारी इकोनॉमी का क्वेश्चन कम है, बट एनी हाउ अब हमारे पास फिर स्टेटमेंट्स ठीक कौन सी आई, 1 and 3। सो ऑप्शन क्या बना जी, आंसर इज डी। नेक्स्ट, वाई इज ऑफरिंग टीजर लोन्स बाय कमर्शियल बैंक्स अ कॉज ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न। पहले तो यही बात कर लें, टीजर लोन होते क्या हैं। तो इसमें क्या है ना कि शुरुआती दौर में तो इंटरेस्ट रेट लगेगा कम और बाद में इंक्रीमेंटली बढ़ता जाएगा, और शुरुआती कम इंटरेस्ट देख के लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। एक तरह से जैसे मूवी का टीजर होता है ना, तो आपको ट्रेलर में दिखा देते हैं कि हाँ भाई ये होने वाला है, मूवी के अंदर बहुत जबरदस्त फिल्म है, जाके पता लगता है कि वो पंगा ले लिया। तो वही चीज यहाँ पे भी है। So teaser loans are considered to be an aspect of subprime lending and banks may be exposed to risk of defaulters in future. Definitely होना ही है। आप शुरू में उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा के ल्योरन तो कर रहे हो by showing them a teaser, है ना, बाद में वही लोग आपको परेशान भी करेंगे। So ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। Then in India, the teaser loans are mostly given to inexperienced entrepreneurs to set up manufacturing and export unit। ऐसा कुछ नहीं है भाई। आमतौर पे ये जो टीजर लोन है, दे आर गिवन फॉर होम लोन्स काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है ना। सो सेकंड स्टेटमेंट जी है वो गलत है। वैसे ही थोनू यू शुड बी एबल टू रियलाइज बाय नाउ कि whenever they use this kind of words, inexperienced entrepreneurs, do you think that banks would be happy lending at a very small rate of interest to inexperienced entrepreneurs? Just a common logic, है ना। So therefore the answer is A, 1 only। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟਅਪ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, स्टार्टअप में वो इनएक्सपीरियंस नहीं है, वो एक्सपीरियंस्ड है ऑलरेडी, उनके पास एक पॉइंट ऑफ एक्टिविटी चलते आ रहा है और देन दे वांट टू एक्सपैंड दैट। सो एसेंशियली खैर, which of the following terms indicates the mechanisms used by commercial banks for providing credit to the government? याद करो statutory liquidity ratio। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, that certain amount of money that the banks have to keep with themselves at all times as a percentage of NDTL, that is SLR. Now out of this SLR, we said that there will be a preference for government securities. So essentially who is issuing government securities? The government of India. On behalf of government of India, RBI is selling those securities to them. So who is effectively getting the credit out of this government security or borrowing money through this government securities? The government. So essentially, SLR is the component through which the government essentially ends up borrowing from commercial banks. Why? Because it wants commercial banks to keep SLR. Simple. So indirect way में सरकार का कर्ज लेने का तरीका है SLR बैंकों से, ठीक है ना। Okay. Next जो है, with reference to national non-banking finance companies in India, consider the following statements. They cannot engage in acquisition of securities issued by government. भाई क्यों नहीं ले सकती? अब जब ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये सिक्योरिटी सेल होती हैं, तो ओपन मार्केट का तो मतलब ही है कि कोई भी खरीद सकता है। और हमने एनबीएफसी को लेके चीजें पढ़ रखी हैं कि वो फाइनेंशियल एक्टिविटी तो हर एक में डील कर ही सकती है ना। वो एग्रीकल्चर में नहीं आ सकती, इंडस्ट्री में नहीं आ सकती, शॉपकीपर बन के गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड नहीं कर सकती, या फिर
एक रियल एस्टेट के साथ रिलेटेड काम नहीं कर सकती, है ना, यही बात था, प्रॉपर्टी डीलर नहीं बन सकती, सो टू स्पीक। अच्छा, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स लाइक सेविंग अकाउंट, हाँ ये ठीक है बिल्कुल, क्योंकि वो टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है ना। सो पहली स्टेटमेंट तो क्या हो गया जी, दे कैन नॉट एंगेज इन securities issued by government. This will be a wrong statement. And they cannot accept demand deposits like saving account. This is essentially a right statement. देखो कितना टैक्टिकल वे में क्वेश्चन डालते हैं, दोनों में cannot यूज किया, आपको एक स्टेटमेंट ठीक है एक गलत है। ओके, सो आंसर देयरफॉर बिकम्स बी और 2 ओनली, ठीक है जी। नाउ मूविंग अहेड, in the parlance of financial investments the term bear denotes what? So it is basically an investor who feels that the price of a particular security is going to fall. बिल्कुल ठीक है, हमें यहीं पे आंसर मिल गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। खैर, नेक्स्ट आंसर देयरफॉर इस क्वेश्चन का क्या बना जी, ए। नेक्स्ट, इन इंडिया इंटरेस्ट रेट्स ऑन सेविंग अकाउंट इन ऑल नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स इज फिक्स्ड बाय, अब ये 2010 का क्वेश्चन है, याद करो नरसिम्हा कमेटी, उसने कहा था कि कॉम्पिटिटिव होने चाहिए सारे इंटरेस्ट रेट्स, तो इट इज नॉट फिक्स्ड बाय एनी ऑफ देम, सो देयरफॉर इट इज नन ऑफ द अबव। लेंडिंग रेट अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो दैट इज नाउ एक्सटर्नल बेंचमार्क इज देयर, सो दे मे यूज लाइक FBIL जिसकी हमने बात की थी, फाइनेंशियल बेंचमार्क्स ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और इट कैन बी RBI जहां पे रेपो रेट की बात हो रही थी, पर यहां पे ऐसा कुछ नहीं है अब, ठीक है जी। In which of the following is regulated by Forward Market Commission? So Forward Market Commission में हमने पढ़ा था डेरिवेटिव ट्रेडिंग, सो ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, दो तरह की चीजें पढ़ी थी, और उसमें कमोडिटी, करेंसी और स्टॉक के फ्यूचर्स हो सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए आपका बेस्ट आंसर क्या बनता है। सो देयर इज अ करेंसी फ्यूचर्स ट्रेडिंग, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग एंड इक्विटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग, फिर एक आंसर बनता है कमोडिटी फ्यूचर्स एंड फाइनेंशियल फ्यूचर्स ट्रेडिंग। अब अगर ध्यान से देखोगे ना, तो फाइनेंशियल टर्म के अंदर क्या क्या आ गया, फाइनेंशियल के अंदर करेंसी भी आ गया और फाइनेंशियल के अंदर इक्विटी भी आ गया, दोनों चीजें आ गई, क्योंकि फाइनेंस का पार्ट इन्वेस्टमेंट भी तो है और फाइनेंस का पार्ट करेंसी भी तो है, तो इसलिए हमारे पास आंसर एक्चुअल में क्या आया, डी, ठीक है। ध्यान से देने वाले आंसर्स आएंगे, मतलब ट्रिकी है, इजी है पर ट्रिकी है थोड़े से। Okay. With reference to institution of banking ombudsman in India, which one of the following is not correct? Okay, so let's see. The banking ombudsman is appointed by RBI. ठीक है. The banking ombudsman can consider the complaints of NRIs having accounts in India. ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? The orders passed by banking ombudsman are final. भाई फिर appellate authority का कॉन्सेप्ट क्या होता है? And binding on the parties concerned. नहीं, actually क्या है, Deputy Governor of the RBI is the appellate authority in all kinds of this issues with the banking ombudsman aspect. Ombudsman का काम ही क्या होता है कि आपका जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, अब उसमें ना फाइनलिटी appellate authority में आती है, ना कि starting authority में, and this is the starting authority. The services provided by banking ombudsman is free of any fee. So essentially right now it is free only. But ये इसमें जो problem है, this is with C. Okay. So therefore हमने तो यही पढ़ना था, which of them is not correct. So not correct का concern कहाँ पे है? C में है. With reference to India, consider the following: nationalization of banks, formation of regional rural banks, adoption of village by bank branches. So इन सब का which of the above can be considered as steps taken to achieve financial inclusion in India? Okay, so हमने financial inclusion के बारे में पढ़ा था, तो बताओ जरा इसका आंसर क्या आना चाहिए, चैट में लिखो। Yes, answer is D. Most of you must have got it right. Okay. The functions of commercial banks in India include, तो commercial banks यहाँ पे जो हैं, ये क्या क्या कर सकते हैं? So purchase and sale of shares and securities on behalf of customers. दूसरा है acting as executors and trustees of will. अब पता है बात क्या है यहाँ पे, ये 2010 की बात हो रही है, आज कमर्शियल बैंक्स का एक पार्ट एंड पार्सल मर्चेंट बैंक्स हैं, तो ये जो दोनों काम है ना, ये मर्चेंट बैंक्स करते हैं, ठीक है, और इसी एस्पेक्ट से ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाती हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फंक्शन, मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन, हर तरह के फंक्शनल एस्पेक्ट्स जो हैं, डोमेन्स जो हैं, वो आज कमर्शियल बैंक के नीचे आ गए हैं। तो लेट्स से देयर इज ICICI, तो उसी के अंदर सारे के सारे जो
एरियाज हैं वो आ जाते हैं, जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट है तो वो मर्चेंट बैंक का काम करता है, फिर इसी तरह से आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड है तो वो इंश्योरेंस का काम करता है, आईसीआईसीआई जनरल बैंकिंग है तो वो सेविंग एक्सेट्रा देखता है। इस तरह से एक ही डोमेन के अंदर कमर्शियल बैंक में सारे के सारे ऑपरेशंस आजकल आ रखे हैं, सो दैट्स व्हाई इट्स परफेक्टली ऑलराइट। ठीक है जी। दी बेसिक एम ऑफ लीड बैंक स्कीम, देखो 2012 में भी लीड बैंक स्कीम पे क्वेश्चन था और 2019 में भी, तो ये रिपीट होती रहती है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, बिग बैंक शुड ट्राई टू ओपन ऑफिसेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। देयर शुड बी स्टिफ कंपटीशन अमंग द वेरियस नेशनलाइज्ड बैंक, ये तो नरसिम्हा कमेटी की रिकमेंडेशन थी, यहाँ कहाँ आ गई। इंडिविजुअल बैंक शुड अडॉप्ट अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट, हाँ ये इसका बिल्कुल ठीक है, बिकॉज एक बैंक को लीड बैंक बनना है डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओवरऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन और डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स को ऊपर उठाने के लिए। ठीक है। देन माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू पीपल फॉर लो इनकम ग्रुप्स. So this includes both consumers and self-employed. The services rendered by microfinance include credit facility, saving facility, insurance facility, fund transfer facility. तो सारी की सारी services ही आती हैं, no problem. So answer therefore is D. Okay. चलिए आगे देखते हैं. The RBI acts as a banker's bank. This would imply which of the following? So other banks retain their deposits with the RBI. RBI lends funds to the commercial banks in times of need. RBI advises commercial banks on monetary matters. तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो है ठीक हैं, इसलिए आंसर जो है डी आता है. नेक्स्ट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, वी स्टडीड अबाउट इट. सो ये क्या है देखिए, इट्स लेंडिंग टू 2013 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है. एग्रीकल्चर, एमएसएमई, वीकर सेक्शन, ऑल ऑफ द अबव. क्या आंसर आया जी? चैट में लिखो जरा फटाफट. Yes, it is D, all of the above. This is the answer. Next, marginal standing facility rate and net demand and time liability sometimes appearing in news are used in relation to. So 2014 क्वेश्चन है. So banking operations, communication networking, लड्डू क्वेश्चन है ना, ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन आਉਂਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ. सो बैंकिंग ऑपरेशन और बाकी आया हुआ है 2014 च. ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ MSF और ये सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ टर्म्स है कितने होंगे बैंकिंग ऑपरेशंस ਦੇ ਵਿੱਚ, है ना. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इन इंडिया टैक्सेस ऑन ट्रांजैक्शंस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड फ्यूचर्स मार्केट आर, सो दे आर लेवीड बाय द यूनियन, ਜਿਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ट्रांजैक्शन टैक्स वगैरह. आजकल तो ये कुछ नहीं रह गया, ਹੁਣ ਤਾਂ GST ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪਰ 2010 ਦਾ क्वेश्चन है. कलेक्टेड बाय द स्टेट्स, नो इट इज आल्सो कलेक्टेड बाय द यूनियन इटसेल्फ. तो पहला पार्ट ठीक है जी, दूसरा पार्ट गलत है. एनी हाउ जस्ट रिमेंबर इट फॉर नाउ. फिस्कल सिस्टम ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾर्ट 2 ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਦਿਸ ਐਟ ਕੁਆਇਟ ਅ ਲੈਂਥ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡੋंट वरी. नेक्स्ट, अंडर विच of the following circumstances can capital gains arise? Capital gain arise, for example, तो ये प्रॉपर्टी खरीदी महंगी होगी, कैपिटल गेन. ठीक है. So when there is an increase in the sale of product, ये तो रेवेन्यू पार्ट आ गया. ठीक है, this कैपिटल कुछ नहीं है. When there is natural increase in the value of property owned, हाँ ये बिल्कुल ठीक है. Then when you purchase a painting and there is a growth in the value due to increase in its popularity, ये भी बिल्कुल ठीक है. पेंटिंग भी तो एक एसेट ही सी ना. कैपिटल वर्ड जो ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, सो दैट वाज प्रोडक्टिव एसेट. सब तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜਿਆ ਸੀ, प्रोडक्टिव एसेट है ना. और कैपिटल गेन कਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਇਸ प्रोडक्टिव एसेट ਦੀ वैल्यू ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ है. ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ. सो आंसर देयरफॉर बिकम्स 2 and 3 only. RBI regulates commercial banks in the matters of, किस गल दे ऊपर RBI जो है वो commercial banks ਨੂੰ regulate कर रहा है. So liquidity of assets, branch expansion, merger of banks or winding up of banks. So almost in everything RBI is dealing with the banks. So therefore 1, 2, 3 and 4. Then next, which of the following grants direct credit assistance to rural households? So डायरेक्ट क्रेडिट मतलब लैंडिंग कौन करता है? सो पहला है जी रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, ये कर सकता है. नबार्ड बिल्कुल नहीं करता. ठीक. फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक्स. सो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स किहड़े ने? ये लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव बैंकिंग दे सिस्टम दे विच आउंदे ने, है ना. और ये भी डायरेक्ट जिहड़ी है वो लैंडिंग कर सकते ने. सो देयरफॉर अपने कोले आंसर क्या आया जी? 1 and 3. ओके फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ 1 and 3 कितने लिखे सी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ just in case visibility ਦਾ ਕੋਈ issue ਹੈ ਤਾਂ next question what does venture capital mean 2014 ਦਾ question ਹੈ so a short term capital provided to industry ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ venture capital ਕਿੱਥੇ ਪੜਿਆ capital market ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਔਰ ਉਹ capital market 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ transaction ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ long term ਹੈ that means more than 1 year ਹੈ ਨਾ so it's a long term startup capital provided to new entrepreneurs ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦੋਨੋਂ unnecessary ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਨਸਰ ਹੀ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ then Basel III Accords or simply Basel III often seen in news seek to ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ Basel III ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ है ना but essentially Basel III ਦੇ ਉੱਪਰ question ਕੀ ਆਇਆ UPSC makes a very simple or broad question on a particular thing ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ tough questions ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ same goes for PCS also you know so you just see develop national strategies for conservation and sustainable use of biological diversity no nothing like that then improve banking sector's ability to deal with economic and financial stress and to improve risk management हाँ बस बिल्कुल ठीक है बात बन गई आगे जाने की जरूरत ही नहीं ठीक है ना so answer for us is B next what are the facility or facilities the beneficiaries can get from the services of the business correspondent or bank sathi in branchless areas so this was the current affair in 2014 so uske upar based ye question aaya tha it enables the beneficiaries to draw their subsidies and social security benefits in their villages मतलब अपने घर ही वो अपना जो direct benefit transfer तो पैसा आया या कुछ भी पैसा आया account ਦੇ ਵਿੱਚ तो कढ़ा सकते हैं it enables beneficiaries in rural areas to make deposits and withdrawals ये भी बिल्कुल ठीक है so answer अपने को लिखिए है जी both 1 and 2 moving on प्रधानमंत्री जन धन योजना has been launched for फटाफट दसो आंसर किया था What is the answer? Go on. Speed. So I'll go once again over the options. So providing house loan to poor. नहीं ऐसा नहीं है ये तो प्रधानमंत्री आवास योजना ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ that there is a certain amount of subsidy but it's not cheaper interest rates okay then promoting women's self-help group in backward area nothing like this promoting financial inclusion in the country yes this is the answer to this question C consider the following statements national payment corporation of india helps in promoting financial inclusion in the country बिल्कुल ठीक है ATM चला रहे हैं और बाकी दे भी ਜਿਹੜੇ digital payments ਦੇ areas ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ workout ਕਰ ਰਹੇ NPCI has launched RuPay a card payment system yes very much we read about it I have given you the whole list of things which NPCI has done so both 1 and 2 are correct answer is therefore C so next question hai which of the following is the most likely consequence of implementing the UPI so unified payment interface on to baad ki hoega so mobile wallets will not be necessary for online payments this is the answer क्यों ਤੁਹਾਨੂੰ Paytm या ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ for doing any kind of online payments you can just download and install the Bheem app ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਵਾਲੇਟਸ ਦੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ from your bank account you will put money into mobile wallet and from mobile wallet you will do online payment ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ now what UPI does it directly creates an interface which is attached to your bank account so anytime any kind of payments you want to do you can do or UPI 2.0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ billing ਔਰ ECS ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ electronic check system ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ EMI pay ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬਿਲਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾ ਨੈਕਸਟ see how important this particular chapter is ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ now which of the following statements best describes the term scheme for sustainable structuring of stressed assets recently seen in news so S4A scheme ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ it's no longer operational so it is इसका आंसर है it is a scheme of RBI for reworking the financial structure of big corporates facing genuine difficulties देखो एक ਹੁੰਦੇ bonafide offenders ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ malafide offenders bonafide offenders ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ genuine ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ they are not able to repay their loan ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ
ਮੈਲੀਫਾਈਡ ਅਫੈਂਡਰ ਹੈ ਫॉर एग्जांपल ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਵੈਰੀ ਮਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਇਟਸ ਅ ਸੈਡ ਐਂਡ ਅ ਬੈਡ ਜੋਕ ਬਟ ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ देयर। ਸੋ ਐਨੀਹਾਉ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਲੀਫਾਈਡ ਅਫੈਂਡਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਲ ਨੀਡ ਦਿਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਅਫੈਂਡਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਰਮ ਵਧਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ EMI ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ that can become easy for them. Okay, what is the purpose of setting up small finance banks in India? So to supply credit to small business units, perfectly all right. To supply credit to small and marginal farmers, okay. To encourage young entrepreneurs to set up businesses, particularly in rural areas. You know, there is nothing wrong with the statement except for the word particularly in rural areas. Because small finance banks don't particularly focus on rural areas. ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, they don't have any limitation. They can go and work anywhere they want to do. So therefore answer would not include statement number 3. Statement number 3 is wrong. 1 and 2 are correct. Clear? Okay, moving ahead. Which one of the following best describes merchant discount rate? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, MDR ਕੀ ਹੁੰਦਾ? So this is the amount, okay, incentive given by a bank to a merchant for accepting payments through debit card. नहीं, incentive ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ payment ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। Amount paid back by banks to their customers when they use debit card, nothing like that. It's not a cashback. The charge to a merchant by a bank for accepting payments from his customers through bank's debit card. This is the appropriate thing here. So answer is C. Which one of the following links all ATMs in India? So we studied this, National Payment Corporation of India. Answer is C. Next. Which one of, consider the following statements. Capital adequacy ratio is the amount that banks have to maintain in the form of their own funds to offset any losses that banks can incur if the account holder fails to repay the due. यही तो एस्पेक्ट था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। याद करके बताओ क्या था फॉर्मूला? सो CAR इज इक्वल टू कॉमन इक्विटी टीयर 1 प्लस कॉमन इक्विटी टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। यही तो हमने पढ़ा था। और अभी बेसल 3 के अंदर कितनी आ रही है? 11.5 के आसपास आ रही थी, है ना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। सो दैट्स हाउ द थिंग्स आर। तो हमारे पास आंसर में आगे क्या है? CAR इज डिसाइडेड बाय ईच बैंक इंडिविजुअली। ये तो RBI डिसाइड करके देगा ना बेसल नॉर्म्स के हिसाब से, तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहली बिल्कुल ठीक है। आंसर अपने पास क्या आया? A, 1 ओनली। ठीक है जी, आगे देखते हैं। With reference to digital payments, consider the following statements. Bheem app allows the user to transfer money to anyone with a UPI enabled bank account. Perfectly all right. Okay. While a chip PIN debit card has 4-factor authentication, Bheem app only has 2-factor authentication. उल्टा कर दिया है ना? So this is wrong. So answer अपने पास क्या है जी? A, 1 ओनली। और ये ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स जो है ना, आप साइंस एंड टेक में पढ़ोगे, डोंट वरी। जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आपको कराएंगे, ब्लॉकचेन पढ़ाएंगे, तो उसमें वो सारे ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं कि अगर चिप पिन क्रेडिट कार्ड है तो उसमें कितने ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, UPI में कितने ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, दिस इज ऑल देयर। ओके, देन वो ऐसे करते हैं, इकोनॉमी को साइंस एंड टेक से भी कंबाइन कर देंगे, इकोनॉमी को पॉलिटी से भी कंबाइन कर देंगे, बिकॉज हर चीज आजकल इंटीग्रेटेड है, इंटरडिसिप्लिनरी है। आपकी लाइफ में तो सब कुछ इकट्ठा ही चल रहा है, सिलेबस में जरूर अलग अलग है। With reference to the governance of public sector banking in India, consider the following statements. Capital infusion into public sector banks by the government of India has steadily increased in the last decade. एक तो steadily और ऊपर से पूरा डेकेड, भाई ऐसा तो कुछ नहीं है ना? तो ये दोनों ही वॉच वर्ड्स हैं हमारे लिए इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर, इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास गलत है। टू पुट पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन ऑर्डर, मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक्स विद द पेरेंट SBI हैज बीन अफेक्टेड। हाँ बिल्कुल ठीक है, इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ठीक नहीं था तो इसलिए इनको मर्ज करना पड़ा। सो इसलिए आंसर इज 2 ओनली, दैट इज B। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हमारे लिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं जो फाइनेंशियल सिस्टम के साथ रिलेटेड थे। अब हमने अगला चैप्टर जो है वो पढ़ना शुरू करना है, दैट इज प्लानिंग इन इंडिया। So let's go with that chapter.